Good morning, class 6th. This is our SST class, and today we will complete the chapter. In our previous video, we have started a new chapter, which is Unit 3, Social and Political Life, and the first chapter of Unit 3, India, a country of unity and diversity. So our today's topic is socio-economic diversities. देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में जो सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत हाई स्टेटस के हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं हमारी सोसाइटी में, और कुछ लोग हैं जिनका स्टेटस बहुत लो है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और ये जो है बेस्ड है हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे। 1/4 पॉपुलेशन हमारे यहाँ अभी भी पॉवर्टी लाइन के बिलो है, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको जो लैंडलेस फार्मर, मतलब जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, छोटे मोटे किसान हैं जो डेली वेज पे काम कर रहे हैं, वही आपको ज़्यादातर गरीबी रेखा के नीचे देखने को मिलेंगे या गरीब मिलेंगे। तो ये डिस्पैरिटी है हमारी, यही सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को लीड करती है कभी कभी। जबकि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन को प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था, ताकि जो है ऐसा ना हो। रूरल एरिया में भी किया था, अर्बन एरिया में किया था, ताकि लोग अपनी लिविंग को अच्छे से कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अब देखिए, गरीबी अमीरी के अलावा भी यहाँ पे क्या है, रिलीजन है, कास्ट है, इन सब चीज़ों के भी तो असमानता है ना। रिलीजियस एंड कास्ट डाइवर्सिटीज, देयर आर अ ग्रेट रिलीजियस एंड कास्ट डाइवर्सिटीज इन इंडिया, ये आप भी जानते हैं। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कुछ हिंदुइज्म पे बिलीव करते हैं, कुछ इस्लाम पे, कुछ क्रिश्चियनिटी पे, तो कुछ सिखिज्म पे, कुछ बुद्धिज्म पे, कुछ जैनिज्म पे। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जाति के लोग हैं हमारे भारत देश में। तो कुछ जैसे हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, ये सब हमारे भारत में ही ओरिजिनेट हुआ। लेकिन कुछ जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ज़ीरोएस्ट्रियनिज्म है, ये सब फॉरेनर्स के द्वारा भारत में लाए गए हैं। ये सारे रिलीजियस डाइवर्सिटीज जो हैं कभी कभी बहुत सारी टेंशन को भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है भारत को एक सेक्युलर स्टेट है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा रिलीजन के बेसिस पे। इसके अलावा बहुत सारे कास्ट और सब कास्ट भी हैं, स्पेशली हमारे हिंदू धर्म में आपको बहुत सारे कास्ट और उनकी सब कास्ट देखने को मिलेगा। जो कास्ट सिस्टम है हमारा भारत देश में आज, वो जो है सोसाइटी का डिवीजन करता है, और 4 वर्ण में इसे किया गया है, हायर कास्ट में, लोअर कास्ट में। ग्रेजुअली जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है हायर और लोअर कास्ट का, ये अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कि कास्ट जो है धीरे धीरे अब बैन होती चली जा रही है। नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया में स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो मेनली लिंग्विस्टिक पे ही बेस्ड था। अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज अपने हर एक स्टेट में बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो भाषा या हमारा जो बोलने का तरीका है वो हर 40 किलोमीटर्स में चेंज होता रहता है। अगर हम यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफर कर जाएगी हमारे यहाँ की लैंग्वेज से। तो यहाँ पे 18 लैंग्वेजेस हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 भाषाएं जो मेंशन की गई हैं। 8th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में 18 भाषाएं रिकॉग्नाइज की गई हैं,
और ये भी मेंशन किया गया है कि हिंदी हमारी जो है वो राष्ट्रभाषा है। और क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट्स में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे स्टेट में उनकी अपनी लैंग्वेज है, जैसे कि बंगाली है वेस्ट बंगाल में। पेज टर्न करिए। असम में असमीज बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, मलयालम केरला में। तो इस तरह से हर एक जगह की अलग अलग भाषाएं हैं, जबकि मोस्टली आप देखेंगे तो हिंदी ज़्यादा यूज होती है। अब आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया हमारी जो है वो इंडिया जो भारत देश हमारा है, यहाँ पे विभिन्नता आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग पहनावा, सब कुछ अलग। तो यहाँ पे डाइवर्सिटीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये डाइवर्सिटीज हमारी स्ट्रेंथ का सोर्स हैं। तभी तो कहा जाता है अनेकता में एकता। जब ब्रिटिश रूल हुआ था इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया को, इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने का सोचा था, बांटने का सोचा था रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अडॉप्ट की थी और वो सक्सेसफुल भी हो जाते। लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने उन्हें सक्सेसफुल होने नहीं दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर, सारे धर्म, सारी जाति एक साथ आई और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़ी हुई, और आज हम इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। तो ये जो लाइंस हैं, ये नीचे आपको कुछ लाइंस मिलेंगी जो जलियांवाला बाग के बाद बोली गई हैं अमृतसर में, जो कि ब्रिटिश जनरल डायर ने ऑर्डर किया था ओपन फायर का, ताकि जिससे कि बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारे मर गए थे, बहुत सारे, और चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, जब सब प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि गोलियां चलाओ और सबको भून डाला था। अब आगे देखिए लाइंस क्या है। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका जो ब्लड है, उनका जो खून है, एक साथ बह रहा है। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, सम रॉट इन जेल्स while other lie in their graves, do shed a few tears for them o friend। तो इस खून की नदियां जैसे बह रही हैं, इसमें खुद को डुबा लो। कुछ जेल में सड़ रहे हैं तो कुछ लड़कर मर रहे हैं, चलो उन पर अपने कुछ आंसू ही न्यौछावर कर दें। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि यूनिटी इंडिया की जो है बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं उसमें। तो पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल, फिर आएगा हमारा रिलीजियस और कल्चरल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी और लिंग्विस्टिक यूनिटी। मतलब कुछ यूनिटीज जो हैं किन किन बेसिस पे। तो पहला है ज्योग्राफिकल यूनिटी। इंडिया इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज to the south of the Himalayas such as Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan is called the Indian subcontinent। इंडिया कुछ अदर कंट्रीज को भी इंक्लूड करता है अपने आसपास पड़ोसी देशों को, जैसे हिमालय है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, जो कि इंडिया के इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैं। जबकि ये हमारी एशिया की कंट्री से आइसोलेट हो चुके हैं, फिर भी जो हिमालयाज हैं, फिर भी नॉर्थ में हिमालय और साउथ में इंडियन ओशियन अभी भी सब कॉन्टिनेंट में है। इन अवर एंशियंट रिलीजियस लिटरेचर दिस इंटायर रीजन हैज बीन मेंशन्ड एज भारतवर्ष। हमारे एंशियंट लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे जो रीजन्स हैं ये आपको भारतवर्ष में ही मिलेंगे। दूसरा हो गया रिलीजियस और कल्चरल। तो देखिए भारत देश में अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक रिलीजन एक फोल्ड में है। फ्रीडम जो है हमारा, हर एक भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको ये आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जिसे चाहे उन्हें पूज सकते हैं, जिन्हें चाहे उनकी पूजा कर सकते हैं।
ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है और हमारे गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन बनाया हुआ है माइनॉरिटीज के लिए कि आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारास भी है, हर एक जगह अलग अलग तरह के लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, सबके अपने अपने आइडियल्स हैं। तो जो सेक्युलरिज्म है ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडियल है। कल्चर हमारा जो कल्चर है या कल्चर सारे कस्टम और ट्रेडिशंस को क्या करता है, इंक्लूड करता है। जो भाषा हम बोलते हैं, जो धर्म हम जिसे फॉलो करते हैं, जिसे अपनाते हैं, जिस तरह से हम दूसरों से बिहेव करते हैं, वो सब क्या है, ये सब हमारे कल्चर हैं। ठीक है, अब आगे पॉलिटिकल यूनिटी। ये सच है कि बहुत सारे किंगडम्स हैं हमारे एंशिएंट टाइम में, बट जो किंग ऑफ एम्परर है उन्होंने कुछ रूल्स एस्टेब्लिश किए थे भारत देश में। अशोका could bring almost the entire country under his domination. The Mughals and later on the British gave India a political unity. कुछ तो अशोका जी के द्वारा लाए गए थे, उसके बाद ब्रिटिश ने भारत को एक पॉलिटिकल यूनिटी दी थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एज अ होल इज गवर्न्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। भारत देश फिर गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाने लगा था, क्योंकि आज़ादी के बाद फिर देखिए ना क्या हुआ, चुनाव होने लगा, इलेक्शन होने लगे, फिर प्रधानमंत्री आए, तो उसके बाद क्या होने लगा था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया था और गवर्नमेंट आ गई थी। तो उसके बाद सारी चीज़ों का वो देखती थी, सारी चीज़ों को देखभाल वो करती थी, लोगों के वेलफेयर के बारे में, कंट्री के बारे में। हम सब भारत देश के सिटीजन्स हैं एंड यहाँ ना कि उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल यूनिटी के अंडर आती हैं। अब आ गया हमारा लिंग्विस्टिक यूनिटी। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो है एक इंडिया में जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देश के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं यहाँ। लेकिन भारत देश में ज़्यादातर हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे नेशनल लैंग्वेज भी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एंशिएंट इंडिया में प्राकृत और संस्कृत ये दो कॉमन लैंग्वेज थी। ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेज जो है वो प्राकृत और संस्कृत से ही मिली है हमें। उसके बाद जब मुगल्स आए भारत देश में तो वो पर्शियन, उर्दू ये सारी भाषाएं ले आए। तो वी हैव इंक्लूडेड मेनी उर्दू वर्ड्स इन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। तो हमने उर्दू वर्ड्स को हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में उर्दू वर्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद ब्रिटिश ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया भारत देश में। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी लैंग्वेज की बेसिस पे, इसीलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करा दिया। इवन द ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर आर गिवन प्रॉपर रिकॉग्निशन एंड रिकॉर्ड। तो चाहे वो जो भाषा हो, हमारा जो भारत देश है वो हर किसी धर्म, हर भाषा सबको अपनाता है, तभी कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इसी के साथ साथ अब हमारा वीडियो नंबर 9 कंप्लीट होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 10, we will complete the exercise of this chapter. Till then, bye bye, have a good day.